गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा है सुंग डायनेस्टी के बाद का, जिसको हम सातवाहन डायनेस्टी कहेंगे। सातवाहन डायनेस्टी के सभी रूलर्स की लिस्ट जो हमारे प्रीलिम्स के साथ साथ में मेंस के सिलेबस को कवर करेगा। अगर आप यूपीएससी का मेंस का सिलेबस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद, सुंग डायनेस्टी के बाद जो थर्ड डायनेस्टी थी उसके रूल को हम सातवाहन डायनेस्टी कहेंगे। और ये सातवाहन डायनेस्टी का पूरा एरिया जो इंडियन मैप पर लोकेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी तरह से दक्कन एरिया और आंध्रा एरिया तक कवर करने वाला एरिया था। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में हम लोग आज स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन पॉइंट लेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न दक्कन में मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद, नॉर्थ वेस्ट के दक्कन एरिया में मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद या उसके डिक्लाइन होने के बाद जो नई डायनेस्टी आई उभर कर, उसको हम सातवाहन डायनेस्टी कहते हैं। इसका नाम है फर्स्ट सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स। हमने इस डायनेस्टी को अभी तक हमें डिफरेंट सोर्सेस से पता चला है कि दिस डायनेस्टी वाज रूलिंग इनटू द पार्ट ऑफ आंध्रा एंड दक्कन एरिया, महाराष्ट्र इंक्लूडिंग एरिया। इन सबको हम सातवाहन डायनेस्टी में बोलते हैं। अब इसका सेंटर पॉइंट क्या था? इसका सेंटर पॉइंट था प्रतिष्ठान, जिसको आप महाराष्ट्र का एरिया बोलते हैं। प्रतिष्ठान जगह का नाम है, जिसको हम महाराष्ट्र में काउंट करेंगे। पुराण अगर इसके बारे में कहते हैं तो आंध्र रूलर सातवाहन रूलर नहीं थे, कि द पुराणा स्पीक ओनली द आंध्र रूल एंड नॉट ऑफ द सातवाहन रूल। ऑन द अदर हैंड सम नेम आल्सो कम्स फ्रॉम द आंध्रा, जिसको हम सातवाहन इंस्क्रिप्शन में देखते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी आती है कि सातवाहन की रिगार्डिंग आपको किन चीज़ों से पता चलता है। तो आज हम लोग उन सातवाहन डायनेस्टी के सभी रूलर्स, उनके टाइम पीरियड, इनको हम लोग देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि सातवाहन डायनेस्टी ने किस एरिया में कवर किया था और उनका टोटल एरिया क्या क्या था। तो हम लोग देखेंगे पहले सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी के पहले एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं। पहले है मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यास। मौर्यास के बाद आए हैं सुंग, सुंग के बाद आती है सातवाहन। तो सातवाहन डायनेस्टी के सोर्सेस को हम लोग देखेंगे, कैसे इंस्क्रिप्शन से, पुराणों से, इन चीज़ों से हमें इस डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। तो ओरिजिनल होम ऑफ सातवाहन जो है वो पूरा का पूरा प्रतिष्ठान, पूरा जो महाराष्ट्र का एरिया है उसको कवर करते हुए आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे प्रतिष्ठानपुर से सातवाहन डायनेस्टी का स्टार्टिंग हो रहा है। अब उसके बाद हम उस पोर्शन में जाएंगे। सातवाहन किंगडम आज के डेट में जिस पूरे एरिया को कवर कर रहा था, सातवाहन किंगडम मेनली कंप्राइज द प्रेजेंट डे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो पूरा एरिया पहले देख लेते हैं। एरिया ऑफ सातवाहनास, एरिया ऑफ सातवाहनास, एरिया को अगर हम कंपोजिट करेंगे तो आज का तेलंगाना प्लस आंध्रा एंड महाराष्ट्र एरिया। महाराष्ट्र एरिया भी इसमें शामिल है। जैसा मैंने पहले बताया कि प्रतिष्ठान पूरा इसका सेंटर पॉइंट था, जो कि महाराष्ट्र में है। इस तरह से तीन राज्यों को लेकर के आज का एरिया जो है, तीन राज्यों का, उसको हम ऐड करेंगे तो सातवाहन डायनेस्टी के पूरे विस्तार का पता चलेगा कि सातवाहन डायनेस्टी का पूरा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। और अलग अलग टाइम में इसके रूलर्स ने अपने अपने पार्ट्स को बढ़ाया था। इसमें इन्होंने मध्य प्रदेश के एरिया को भी कवर किया था, कुछ एरिया गुजरात का भी कवर किया था, और उसकी कैपिटल भी अलग अलग थी, जैसे प्रतिष्ठान, अमरावती, कोटिनगुला। तो ये प्रतिष्ठान मेन हो गया, प्रतिष्ठानपुरा। कभी कभी इसको हम अमरावती तक भी देखते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का पार्ट है। अमरावती, यहाँ तक के पूरे एरिया को कभी कभी राजधानी के रूप में इन्होंने यूज किया था। तो प्रतिष्ठानपुरा मेन आपका हो गया। उसके बाद अमरावती भी नेक्स्ट पोर्शन ऑफ
सातवाहन डायनेस्टी की किंगडम रह चुकी है। तो अलग अलग रूलर्स ने अपने अपने टाइम में कभी प्रतिष्ठानपुरा को किंगडम बनाया है तो कभी अमरावती को अपनी किंगडम बनाया है। इस तरह से हम इसको देखेंगे। इसका रूलर्स का नाम पहले आया तो आंध्रा एंड आंध्रा जाति के रूप में आया, जिसको आपने कुछ स्कॉलर्स ने इसका नाम दिया है, जैसे कि R.C. भंडारकर ने दिया था और इस तरह से और दूसरे लोगों ने दिया था, इनका रूलर्स का नाम दिया था। द अर्लीस्ट नोन ऑफ सातवाहन इंस्क्रिप्शन वाज द फाउंड एट केव नंबर 19 ऑफ केव इन नासिक। पहला जो हमें उसका प्रूफ मिलता है वो है सातवाहन डायनेस्टी का इंस्क्रिप्शन जो हमें मिलता है 19 नंबर केव है, जो पांडवलिनी केव में आता है, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। 100 to 70 BC के बारे में बताता है। यानी हमें सबसे पहले इंस्क्रिप्शन जो मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिलते हैं वो केव से मिलते हैं, केव्स इन नासिक। नासिक के पास जो केव है उससे हमें सातवाहन डायनेस्टी के बारे में पहला इंस्क्रिप्शन मिलता है, जिसका टाइम पीरियड है 100 to 70 BC के बीच का टाइम पीरियड है। उसका टाइम पीरियड है 100 to 17 BC। जो हमें सबसे पहले उसका प्रूफ मिलता है वो है आपका जो नासिक की केव है, वहां से हमें इसको पता चलता है। आगे चल के हमें और भी इसके बारे में सोर्सेस मिलते हैं और इसको हम बोल सकते हैं कि सातवाहन रीजन का टाइम है 110 BC तक का। तो 110 BC के बारे में भी हमको इस सातवाहन डायनेस्टी का पता चलता है कि सातवाहन डायनेस्टी यहाँ पर थी। An inscription found at Nainghat was issued by Nangalika, the widow of Satkarni। इसके बारे में भी हमें सातवाहन डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। सांची में मध्य प्रदेश से पता चलता है और भी सोर्सेस हैं जिससे हमें इनके बारे में पता चलता है। अब बात आती है कि इसका फाउंडर कौन था। तो इसका फाउंडर है सिमुका। हमें एविडेंस बताते हैं कि 1st सेंचुरी BC में सिमुका जो है इसका सबसे पहला फाउंडर था, जो सतकर्णी का पिता था, जो किंग था सतकर्णी, उसके पिता का नाम, तो उसका नाम है सिमुका। तो फाउंडर नेम में आप क्या लिख देंगे, फाउंडर नेम इज सिमुका। और सिमुका कौन थे, ही वाज द किंग ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। फादर का, उसके पुत्र का नाम क्या था, सतकर्णी। सतकर्णी के पिता का नाम सिमुका है, जो सिमुका को ही फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी बोला जाता है। इस तरह से हमें पता चलता है कि ये 70 to 60 BC के टाइम पीरियड में सिमुका था। सिमुका का टाइम पीरियड है 70 to 60 BC। इसका टाइम पीरियड है 70 to 60 BC। जो सिमुका ने, यानी इसको सिमुक भी हिंदी में बोल सकते हैं, इससे हमें पता चलता है। और भी पुराण हैं जैसे अलग अलग नाम से इनको बोलते हैं कि अंधर डायनेस्टी, और मत्स्य पुराण में इसके बारे में पता चलता है, विष्णु पुराण में सिंधु कुला के बारे में पता चलता है। तो बहुत सारे ऐसे और भी नाम है जो प्रूफ है जिससे हमें पता चलता है। पहला जो राजा था, जो इसका टाइम है 88 to 42 BC। इसके बाद सिमुका के बाद दूसरा है सतकर्णी। सतकर्णी के बारे में आएगा, जो सबसे महान इसका शासक था, उसका नाम था 88 BCE से लेकर के 42 BCE तक इसका टाइम पीरियड है। इसको हम बोलते हैं सतकर्णी 1। सतकर्णी 1 इज द सेकंड रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। और सतकर्णी के नाम से ही सबसे ज्यादा एरिया इसको पड़ा था। लगभग इसने 50 ईयर्स तक शासन किया था और वेस्टर्न मालवा रीजन से लेकर के शुंगा डायनेस्टी के पूरे एरिया तक इसने कवर किया था। और इसने वेस्टर्न मालवा, नर्मदा वैली और इन सब चीज को, विदर्भ एरिया को पूरा का पूरा इस डायनेस्टी के सतकर्णी ने कैप्चर किया था। इस चीज को हम लोग आगे सतकर्णी 1 के बारे में जानेंगे और नॉर्दर्न इंडिया तक इसने अपने प्रभाव को बनाया रखा था। इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से था। सतकर्णी 1 कह रहा है, इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि नयनिका नाम की एक डॉटर है जो महारथी थी, उन कालल्य सेक्शन के लोगों की, उनके द्वारा इसका विवाह हुआ था, उनसे इनका विवाह हुआ था। इसको सतकर्णी को लॉर्ड ऑफ
दक्षिण पाठ भी बोलते हैं, दक्षिण पथ के भगवान भी बोले जाते हैं सतकर्णी वन। इनको भी हमें सोर्सेस से पता चलता है। सतकर्णी सक्सेसर, सतकर्णी वन के बाद सक्सेसर कौन बना? सतकर्णी सेकंड, ये सक्सेसर है सतकर्णी सेकंड का। इस तरह से हमें एक एक डायनेस्टी के अलग अलग हमको नोट्स में मिलेंगे कि किस डायनेस्टी के किस किंग ने, यानी सातवाहन डायनेस्टी की इस किंग ने एक एक करके इनका टाइम पीरियड क्या था, इसको हम देखेंगे। इसके बाद हमें जो हमारे सिलेबस में है उसको हम देखते हैं कि कैसा इनका शासन रहा है। तो शासन के बारे में हमें बहुत सारा इनके पता चलता है कि सतकर्णी यानी सातवाहन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सातवाहन डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन का पहला फीचर जो था वो था कि राजा, प्रिंसेस ये सब होते थे जिनके पास राजा की टाइटल होती थी, जो किंग होता था। उसके बाद महाभोज होते थे जो कि वेस्टर्न दक्कन में होते थे। उसके बाद महारथी होते थे। उसके बाद महासेनापति होते थे। इस तरह से उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बटा हुआ था। तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सातवाहन डायनेस्टी का भी एक लिस्ट बनेगी कि किस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, पोस्ट कैसी थी, पोजीशंस कैसी थी, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पोजीशन था किंग का। किंग के बाद सेकंड पोजीशन थी प्रिंस की, जो कि अगला किंग बनने के लिए था, राजकुमार जिसको बोलते थे, किंग था। उसके बाद और लोग भी थे शामिल। उसके बाद महाभोज थे। उसके बाद महाभोज का पोजीशन होता था, महाभोजाज। उसके बाद थे महासेनापति, महासेनापति। इन सब की पोजीशन का सेंट्रल पॉइंट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सातवाहन डायनेस्टी का हमें पता चलता है कि पहले होते थे राजा, राजा के बाद प्रिंस, प्रिंस के बाद महाभोज, उसके बाद महारथी या महारथी भी बोलते हैं, इनको महारथी भी बोलते हैं। यहाँ से महारथी भी आप लिख सकते हैं, महारथी भी इसमें शामिल होते थे, जो कि सातवाहन डायनेस्टी के एक पोजीशन होल्डर होते थे, जिनका मतलब जो सैनिक व्यवस्था को बनाए रखते थे, यानी इनका टोटल काम था कि एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करना। महासेनापति जो आगे के फेज में आया, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू जनपदास एंड आहाराज। पूरे एम्पायर को अगर डिवाइड करेंगे तो वो जनपद में बटा हुआ था, उसको बोलते हैं जनपदास, और आहाराज में बटा हुआ था, आहाराज में बटा हुआ था, जिसको आज आप ब्लॉक बोल सकते हैं, इनका बटा हुआ था। अब डिवीजन इसके नीचे जो होता था, उसके नीचे उसका डिवीजन होता था ग्रामाज, यानी सबसे पहले जनपद राज्य बोलते थे, आहाराज मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया, और इसके बाद होता है ग्राम। ग्राम का मतलब आज आप समझ सकते हैं, जिसको हम ग्राम बोलते हैं। इसी तरह से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की तरह ही इसमें सिमिलरिटी मिलती है कि पूरा जनपद होता था महाजनपद, उसके बाद आहाराज जिसको आप डिस्ट्रिक्ट बोलोगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप ग्राम में डिवाइड होता था एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते थे। नगर सभा इसको ध्यान देती थी, ग्राम सभा उसको ध्यान देती थी। ग्राम सभा और नगर सभा में डिवाइड होता था। ये नगर सभा हो गई आपकी आहाराज के लिए, इसको नगर सभा भी बोलते हैं, और ये हो गया ग्राम सभा। ग्राम को रूल करने वाली सभा जो होती थी, मेंबर्स ऑफ ग्रामीण जो होते थे, उनको हम ग्राम सभा भी बोलते हैं। इस तरह से पूरी तरह से डायनेस्टी डिवाइडेड थी। तो ये आपका हो गया आज का सातवाहन डायनेस्टी के बारे में इंट्रोडक्टरी पॉइंट। इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल में इंक्लूड होगा, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बारे में आपको मेंस में क्वेश्चंस आएंगे कि सातवाहन डायनेस्टी को 250 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। थैंक यू।